नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमेश वर्मा से। डॉक्टर रमेश वर्मा हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान के पूर्व निदेशक रहे हैं। एक अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं, जिनके विचार हम अक्सर सुनते रहते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रमों में से मुगलों के इतिहास को हटाया जा रहा है, कुछ हिंदी के कवियों को भी हटाया जा रहा है और कुछ ऐसे पॉलिटिकल साइंस के विषय हैं जो डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। इसको किस नज़र से देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले हम मुगलों के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि उसमें जो हटाने का काम चल रहा है या हटा दिया गया है रादर, उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की और क्यों ऐसा हो रहा है और इससे क्या नुकसान हमारी भावी पीढ़ी को होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे डॉक्टर रमेश वर्मा। चावला साहब एनसीईआरटी द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम से वर्तमान सरकार और नीति नियंताओं के द्वारा जो हटाना, घटाना, लगाना किया जा रहा है, उसके पीछे के अगर मंतव्यों तक हम जाएं तो हमें बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि वर्तमान सत्ता और सत्ता के शिखर पुरुष अपने इतिहास के उस कालिमामय कालखंड को विलोपित कर देना चाहते हैं जिन कारणों से मुगल सत्ता इस देश की सत्ता पर काबिज हुई। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुगलों के द्वारा किए गए अत्याचारों पर हम कितनी ही हाय तौबा कर लें, लेकिन उत्तर की ओर से चले आ रहे या चले आए आक्रांताओं की एक लंबी फहरिस्त हमारे यहाँ इतिहास में दर्ज है। वो आए, उनके आने के पीछे का मकसद अपने लिए, अपनी सत्ता के लिए किसी परगने को हस्तगत करना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल लूटपाट और धन संचय करना था। लेकिन मुगल केवल इस उद्देश्य के लिए आए हुए कहे जा सकते हैं, किंतु मुगल एरा का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने बहुत साफ दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ होने लगती है कि वो लूटपाट करने के लिए नहीं आए थे, अपितु कहीं न कहीं वो यहाँ रहना, ठहरना और यहाँ की आबो हवा में रखना बसना चाहते थे। आप मुगल एरा के किसी भी क्षेत्र को उठा करके देख लें। मैं उदाहरण छोटा सा दूँ स्थापत्य कला को, तो मुगल एरा में मुगलों के द्वारा निर्मित जितने भी भवन हैं, पुरातात्विक भवन हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, किले हैं, बावड़ियाँ हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, इनके निर्माण में उन्होंने अपनी समन्वयवादी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए राजपूत शैली के साथ मिलकर के राजपूत और मुगल शैली दोनों को मिला करके एक नई शैली का प्रयोग भवनों के निर्माण की प्रक्रियाओं में किया और पूरे भारत में, उत्तर भारत में उनके द्वारा निर्मित ये ऐतिहासिक इमारतें उनकी इस सोच का गवाही बनती हैं। अगर लूटपाट करना उनका उद्देश्य रहा होता तो तत्कालीन राजाओं को परास्त करने के बाद, उनके खजानों में संचित धन को हस्तगत करने के बाद
अपने घोड़ों खच्चरों पर लादकर, ऊँटों के काफिलों पर लादकर उन्हें वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। ठेठ कश्मीर से लेकर के सुदूर दक्षिण तक उनके ठहराव के स्मृति चिन्हों को उनके द्वारा बनाए गए भवनों के शक्ल में हम आज भी देखते हैं। माना जा सकता है कि वो लोग जो किसी एक राजनीतिक विचारधारा के अधीन मुगलों से चिढ़े बैठे हैं। मुगल भी आक्रमणकारी थे, अंग्रेज भी आक्रमणकारी थे। मुगलों ने अंग्रेज़ों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी। धीरे धीरे उस अनुमति को उन्होंने फैलाया, दुरुपयोग किया और छोटे छोटे सामंतों को अपने अधीन करते हुए वो दिल्ली की राजसत्ता पर भी काबिज होने में कामयाब हो गए। अंग्रेज़ों के विरुद्ध में तो ये कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जा रहे लाभों में ये लोग शामिल थे और मुगल सत्ता के यहाँ इन लोगों का धार्मिक पाखंड, ऊंच नीच का भेदभाव और अनेक अनेक अन्य चीज़ें देखी जा सकती हैं। मैं टोकना चाहूँगा, अंग्रेज़ों से लाभ की बात आप कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों से किस प्रकार लाभ लिया करते थे ये लोग, ये थोड़ा खुलासा करेंगे आप? देखिए, अंग्रेज चूँकि यहाँ सब्जेक्ट से थोड़ा सा हमें हटना पड़ रहा है। अंग्रेज चूँकि यहाँ शुद्ध व्यापारिक लाभ कमाने की दृष्टि से आए थे, उन्हें यहाँ बसना नहीं था। 16वीं शताब्दी में आए हुए अंग्रेज 20वीं शताब्दी के अर्धभाग तक आते आते विदा कर दिए गए। उनका मकसद यहाँ के समाज का उन्नयन करना, यहाँ उनका बसना, यहाँ के रीति रिवाजों में रचना बसना कभी नहीं रहा। यहाँ की भूमि, यहाँ के संसाधन, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ के खनिज संसाधन, यहाँ की उपज, यहाँ सस्ता श्रम, यहाँ का कपास, यहाँ की नील आदि आदि पर उन्होंने कब्जा बनाने की नीयत से और अपने लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने की नीयत के साथ वो यहाँ आए। मुगलों से उन्होंने यहाँ व्यापार करने की अनुमति ली जहांगीर के दरबार में। उस अनुमति को उन्होंने किस तरीके से उल्लंघन किया और जिन्होंने अनुमति दी उन्हीं के वारिसों को उन्होंने अपना बंधक बना लिया। अब वो चाहते क्या थे? देखिएगा, अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में खुले में कहीं पर भी उस वक्त के समाज में, जो कि ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मण रीति रिवाज यानी कि मनुस्मृति के बनाए हुए किया है अनेक अनेक आरोप, और उन्हें लगता है कि हम मुगलों को इतिहास से विलोपित कर देंगे तो हम इस किए गए अत्याचारों का बदला चुका पाएंगे। नहीं, अगर मैं आज जिस परंपरा से आता हूँ, जिस वंश परंपरा से आता हूँ, उस पुरानी परंपरा का खंडन कर देता हूँ, तो मैं नहीं समझ पाता कि मेरे पास अपने से संबंधित कहने को क्या रह जाता है। मैं अपने पिता को पिता ना मानूं, ये ऊपर से देखने पर एक व्यक्ति का स्वातंत्र बोध साबित हो सकता है, लग सकता है, लेकिन नहीं। इतिहास की जहाँ बात करते हैं तो इतिहास अपनी निरंतरता में बनता है, बिगड़ता है और आगे बढ़ता है। हम किताब का नाम दे रहे हैं इतिहास, तो इतिहास तो तारीख और तवारीखों पर जिंदा है। तारीखें अगर हम विलोपित कर देंगे तो फिर हम उस कालखंड में क्या ये मान लें कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस दौर में, कोई घटनाओं का विश्लेषण करने वाला नहीं था, कोई लेखन करता नहीं था, कोई राजसत्ता उस दौर में नहीं थी, यानी कि ठेठ एक अंधकार के ज़माने में वह काल चला जाएगा जिस काल में घटित हुई घटनाओं को हम
इतिहास की पुस्तकों से विलोपित कर देंगे। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि अब तक जो इतिहास लेखन हुआ है वो अधिकतर या सभी लोग ऐसे थे जो वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित थे। तो वामपंथी लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास था जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त था, उसको अब सुधार करने की आवश्यकता है। तो जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है, जो सत्ता है, वो इस तरीके की बात करती है कि वो जो गलतियाँ हुई हैं, जो बातें इतिहास में छुपाई गई हैं, दबाई गई हैं, उसका अब हम खुलासा कर रहे हैं। इस बात में कितनी सत्यता है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए चावला साहब, मैं थोड़ा सा आपको और भी पीछे ले जाना चाहूँगा कि जिसे हम इतिहास का पुनर्लेखन कहना चाहते हैं, और इस पुनर्लेखन का बहाना हम इस बात को बनाते हैं कि जो कुछ लिखा गया वो एक सोची समझी साजिश के तहत लिखा गया। उस पर तुर्रा ये कि वो वामपंथियों के द्वारा लिखा गया। लेकिन मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जिन लोगों को हम वामपंथी घोषित कर रहे हैं वो प्रज्वलित मस्तिष्क के धारण करने वाले पढ़े लिखे, चिंतनशील, विवेकशील और प्रगतिशील लोग थे। उन्होंने इतिहास से सबक सीखा और आने वाले समय को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस ओर से संबंधित चिंतन हमारे सामने दिया। कोई कारण नहीं है यह कहने का कि जबरा मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा। संभवतया इतिहास से विलोपित करने वाली यह धारा मुगलों को जबरा मान बैठी है और जो कुछ लिखा उसको गलत मान बैठी है। भाई, ऐसा नहीं होता है चावला साहब। एक अमेरिकन सोशियो इकोनॉमिस्ट हैं I.H. शिलर। वो अपनी बहुत बहुप्रसिद्ध पुस्तक द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में पूंजी के धारक, पूंजी का निर्माण और पूंजी के धारण करने वाले की कारगुजारियों पर बात करता हुआ ये कहता है कि इतिहास हर काल का अपना होता है, लेकिन इतिहास को भी नियंत्रित किया जाता रहा है, किया जा सकता है। जैसे उन्होंने, आप कहते हैं कि गलत लिखवाया, आप कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। इस ठीक करने वाली बात को बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतिहास को विलोपित करना तो इतिहास को मिटा देना है। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, उसके बरक्स आप जो कर रहे हैं उसको आप कैसे सही साबित कर सकते हैं? अगर उन्होंने गलत किया कि मन चाहा लिखवाया, तो आप भी तो मन चाहे कोई इतिहास के नाम से डालना चाहते हैं। उनमें और आप में कहाँ अंतर है? बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट, ऐसा लगता है। अब आप देखिए, उस पुस्तक में शिलर लिखते हैं कि पूंजी और सत्ता पर काबिज लोग, जिन्हें वो वर्चस्ववादी ताकतें कहता है, समाज के तमाम अंगों का नियंत्रण, निर्देशन अपने हितों की पूर्ति करने वाले दृष्टिकोण से करती है। यानी कि शब्दों में अपने अर्थ नहीं होते हैं, शब्दों में अर्थ हम डालते हैं। गए मैं और नए गमन, गमन कहीं चीख के नहीं कह रहा कि मैं जा रहा हूँ, गमन कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि गमन का अर्थ होता है जाना। तो शब्दों की कलाबाजी है सारी। अब I.H. शिलर ये कहता है कि यह पूंजी जो जिन हाथों में केंद्रित हो गई है, वह पूंजी धारक लोग जो सत्ता के शिखर पर बैठे हैं या सत्ता को नियंत्रित पूंजी के माध्यम से कर रहे हैं, ये उस कालखंड को भी वैसा ही दिखाना, लिखवाना चाहते हैं जैसा वो
चाहते हैं। तो अगर मुगलों ने अपने राजकुमारों की शादियां राजपूत राजाओं की राजकुमारियों के संग की, तो सवाल उठता है कि उन राजपूत राजाओं ने भिन्न खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, बोली, भाषा का प्रयोग करने वाले परिवारों में अपनी राजकुमारियों का विवाह करना क्यों स्वीकार कर लिया? क्या वो धर्मच्युत नहीं माने जाते या नहीं माने जाने चाहिए? लेकिन बात वही आ गई कि सामने कौन था? बड़ी सत्ता थी। छोटी सत्ता बड़ी सत्ता से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक प्रकार के समझौते करती है। लिहाजा जो शिखर है, उस पर जो बैठा है, उसकी हर बात ठकुर सुहाती कहनी पड़ती है। आप देखिए, शिलर आगे जाके कहता है कि यह पूंजी का प्रवाह जिन हाथों में केंद्रित हो जाता है, वो समाज के सारे अंगों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। वही हल्के उदाहरण में समझा जा सकता है, वही अखबार, उसी पूंजी से अखबार छपता है। उन्हीं नीतियों की वकालत करने वाले विचार और बुद्धिजीवी उन अखबारों के नियंत्रण करता होते हैं, लेखक होते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि लेखक, इतिहासकारक अपने काल में घटित घटनाओं का वैसा ही वर्णन करेगा जैसा उसका आश्रयदाता करवाना चाहेगा। बिरले ही लेखक ऐसे वर्तमान दौर में भी है। वो तो पराधीन भारत था, एक व्यक्ति विशेष की तलवार के डर से चल रहा समाज था। आज तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम क्या नहीं देख रहे कि स्वतंत्र माने जाने वाले, चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों ने अपना क्या हाल बना लिया है कि गलत को गलत नहीं कह सकते। तो फिर हम मुगलों को दोष क्यों दें? सत्ता के शिखर पर बैठे हुए थे, उन्होंने जो लिखा, जो लिखवाया, वो लिखा गया। अब दोष वामपंथियों का क्यों? अगर हम ये देखते हैं कि देश के उत्तर भारत के कई कोनों में सुलह कुल नामक मंदिरों के अवशेष अभी भी हैं, जहां अकबर जब अपने दौरे पर होता था उस क्षेत्र के पे, तो उस क्षेत्र के विभिन्न मतावलंबियों को एकत्रित करता था और रात में बारादरी में बैठकर, उस जगह बैठकर उनके साथ वो धर्म चर्चा किया करता था। अगर दूसरे मत को अपने मत के अनुरूप समझना और अगर अंतर है तो उन अंतरों तक जाना, अगर उस धर्म में अच्छाई है, उस मत में अच्छाई है, तो उस अच्छाइयों को अपने यहाँ जीवन में उतारने, अपने मत में शामिल करने की लालसा होना, यानी कि समन्वयवाद, क्या कोई गलत बात थी? अब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अकबर निरक्षर होते हुए भी समाज में कहीं न कहीं सामाजिक ताने बाने को जोड़ने में लगे हुए थे। इतिहासकारों ने इसीलिए उन्हें महान कह दिया। अरे भाई, मत कहिए आप, क्योंकि आप उनसे चिढ़ते हैं। आपके चिढ़ने का कारण अकबर नहीं है, उसका नाम है को अकबर है। महान मत कहिए, अकबर का तो मतलब ही महान होता है अरबी भाषा में। तो ये तो एक तरीके से किसी के गुणों को और बढ़ा चढ़ा करके हम कह रहे हैं कि अकबर महान। अकबर का अर्थ ही महान है अरबी भाषा में। तो मुगलों के द्वारा, ठीक है, आप स्थापत्य से भी हट जाइए, शिलर पर ही मैं वापस आता हूँ। तो शिलर ये कहता है कि प्रिंट मीडिया, मीडिया की शक्ल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजुअल मीडिया, सब में वैसा बोला जाता है जैसे सत्ता को अच्छा लगे। और लीजिए आप आगे, पूंजी का यह प्रवाह है, एक आवारा प्रवाह है। यह पूंजी
किसी एक जगह नहीं ठहरती है। आज यहाँ है, कल वहाँ है। अपने लिए हित पूर्ति के लिए यह निरंतर चलायमान रहती है। अपने धारकों के हितों का पोषण करती है, अपने धारकों के विचारों का संरक्षण करती है, और इस पूंजी के प्रयोग से वह प्रतिभा को खरीद लेते हैं। प्रतिभा नैसर्गिक हो या अर्जित हो, बिकाऊ होती है। कुछ लोग ही हैं जो अपनी प्रतिभा को स्वतंत्र चेता मस्तिष्क के साथ में प्रयुक्त करते हैं, अन्यथा तो प्राप्ति के प्रतिदान स्वरूप वह सब कुछ करते हैं जो वो चाहते हैं। तो मुगलों को पाठ्यक्रम से आप मुगलों को हटा दें, मान लिया, आर्काइव्स में स्थित आप जो पाठ्य सामग्री है उसका क्या करेंगे? लंदन म्यूजियम में जो पूरी दुनिया की सल्तनतों का, सामंतों का, राज किए गए लोगों का, उनके द्वारा किए गए कामों का, भूमि सुधारों का, सामाजिक परिष्कारों का, कहाँ कहाँ आप खंडन करेंगे? आपकी टेरिटरी केवल भारत है। यह आज आप सत्ता पे हैं, डू वट एवर यू लाइक। लेकिन लंदन के अभिलेखागारों में, मॉस्को के अभिलेखागारों में, अफगानिस्तान के अभिलेखागारों में, या दुनिया के अन्य देशों में स्थित अभिलेखागारों में इतिहास से संबंधित जो सत्य छिपा हुआ बैठा है, उनका आप क्या करेंगे? मित्रों, दुनिया ग्लोब हो गई है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदल गई है। आज आप किसी आवाज़ को यहाँ दबाएंगे हो ची मिन की भाषा में, आज आप मेरी आवाज़ को यहाँ दबाएंगे तो कल मेरी आवाज़ दुनिया के किसी दूसरे कोने में बम की तरह फूटेगी। तो ये इनका सारा प्रयास। यही नहीं, मुगल तो माना विधर्मी थे, दूसरे मत के मानने वाले थे। अरे भाई, निराला ने क्या बिगाड़ लिया? निराला को आप पाठ्यक्रम से खारिज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग ये बंदर कलाबाजियां खा रहे हैं, कर रहे हैं, इन्हें तो हिंदी साहित्य की समझ भी नहीं है। हिंदी साहित्य को मोटे मोटे रूप से 4 कालों में बांटा जाता है। फिर तो आधुनिक काल, जहाँ से निराला के, महादेवी के पंथ के माध्यम से आधुनिक काल शुरू होता हुआ माना जाता है। पुरानी पारंपरिक कविताओं के फ्रेम के स्थान पर एक अलग प्रकार की कविताओं का फ्रेम, अलग प्रकार के गद्य का फ्रेम, अलग प्रकार के वैचारिक संप्रेषण का फ्रेम धीरे धीरे सामने आने लगता है। आप उसको भी खारिज कर देंगे, फिर तो हमारे पास बचेगा क्या? मैं अपने दादा का नाम भी मिटा दूं, बाप का भी मिटा दूं, फिर ये सवाल तो आएगा कि मैं बेटा किसका हूँ, मेरी वंशावली क्या है? आप देखिए, निराला की एक छोटी सी काव्य पंक्ति मैं आपको बताऊंगा। मैंने तोड़ दिए छंदों के बंधन, तोड़ दिए छंदों के बंधन, मैंने मैं शैली अपनाई। अब तक तुकबंदी थी, मात्रिक छंदों का बंधन था। पहली बार निराला जैसे लोगों ने इस दायरे से, इस फ्रेम से बाहर आकर के ऐसी नवीन शैली में साहित्य की बात करना शुरू किया, जो आगे जा कर के पूरे आधुनिक काल माने जाने वाले साहित्य की आधारशिला, नींव बन गई। आप देखिए, निराला की एक बहुत बहुत प्रसिद्ध कविता है, राजा ने अपनी रखवाली की। उस कविता में वो एक राजा की बात करते हैं, भयग्रस्त राजा की बात करते हैं, सत्ता के चले जाने से निरंतर डर रहे राजा की बात करते हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए वह अपने निवास के चारों ओर ऊंचे परकोटे बनाता हुआ दिखता है। लेकिन परकोटों में बंद राजा क्या बेजान पत्थरों के बीच सुरक्षित रह सकता है? आदमी पर सबसे ज़्यादा आक्रमण और संक्रमण अगर होता है तो विचारों का होता है। विचार हवा की मानिंद उड़ते हैं, हवा में फैलते हैं,
हम अभी विचरण करते हैं। हो ची मिन्ह को हमने नहीं देखा, लेकिन उनको विचार हम तक हैं। हमने डेसमंड टूटू को नहीं देखा, मार्टिन लूथर किंग को नहीं देखा। मेरी जैसी पीढ़ी ने जो 47 के बाद जन्म ली हुई है, गांधी को नहीं देखा, लेकिन गांधी के विचार हमें पता है, वो हम तक आए हैं इन्हीं पुस्तकों के पन्नों पर चढ़कर। पुस्तक जला दें, जला दें पुस्तकें, जला खत्म कर दें अक्षरों को। महादेवी का पूरा रहस्यवाद आपके इतिहास से गायब हो जाएगा जब आप महादेवी को खारिज कर देंगे। प्रगतिवाद के प्रारंभिक वर्ष गायब हो जाएंगे जब आप निराला को खारिज कर देंगे। प्रेमचंद की कथाओं को हटा करके आप किसी मिसेज सिन्हा की कहानियां लगा देंगे। आप मैडम सिन्हा से ही पूछिए कि प्रेमचंद को हटाना और आपको लगाना कैसा लगा। मैडम सिन्हा बोल नहीं पाएंगी। कहाँ प्रेमचंद? एक तपते हुए सूरज को एक जुगनू बेआब नहीं कर सकता। सूरज सूरज है, जुगनू जुगनू है। चलो, अतः सत्ताधीशों द्वारा की जा रही ये सारी कार्रवाइयाँ उनके अपने अंतर्मन में बैठी हुई उस घृणा का प्रकटीकरण मात्र से अधिक कुछ नहीं है, जो एक राज सत्ता का विरोध तो करती है, लेकिन हम क्यों पराधीन हुए उन्हीं लोगों से जिनका हम विरोध कर रहे हैं, पराधीनता के कारणों तक नहीं जाना चाहती। कि संतरे की फांकों से प्याज की फांकों की तरह बटा हुआ यह समाज, जो ऊंच और नीच के दायरे में, शिक्षा और अशिक्षा के दायरों में, स्त्री और पुरुष के दायरों में, अमीर और गरीब के दायरों में, प्रभुत्वशाली और प्रभुत्वहीन के दायरों में बटा हुआ था, वो हमारी हार का कारण था। मूल कारण हमारी हार के मुगल नहीं थे। जब हम बटे हुए होंगे तो हम हारे हुए ही रहेंगे। मुगलों को हटा दें, लाल किले का क्या करेंगे? मुगलों को हटा दें, आप ताजमहल का क्या करेंगे? आप आगरा के किले का क्या करेंगे? आप और सुदूर दक्षिण तक फैली हुई अनेक इमारतें जो हैं, जिनमें इतिहास बोलता है हर पत्थर पर, उसका क्या करेंगे? फिर तो आपकी भी अगर डीएनए जांच की जाए तो पता लगेगा कि आप भी वोल्गा नदी के किनारे से आए हुए ही लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहलाने का दंभ पाले बैठे हैं। मित्रों, एंथ्रोपोलॉजी का अपना एक महत्व है। वो हमारे अपने होने और हमारी अपने रूट्स कहाँ से हैं, कहाँ तक जा रही है, वहाँ की यात्रा की ओर हमें ले जाती है। अतः इतिहास भी हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। इतिहास को निर्मित किया जाता है, इतिहास को खारिज करने से इतिहास बदल नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश वर्मा। बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने अभी सुना। जिस तरीके से इन्होंने स्थापित किया कि इतिहास को खारिज करने से इतिहास बदल नहीं जाता। हमें इस बात के लिए जागरूक रहना होगा, समझना होगा कि सरकार की क्या चाल है और किस तरीके से हम आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं, उसको इतिहास से दूर कर रहे हैं। और इतिहास से जो नहीं सीखता वो किस तरीके से नुकसान पाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चर्चाएं हम अगले अंक में जारी रखेंगे। नमस्कार।